नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने सिविल सर्विस के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखा था कि कब से ये शुरू हुई थी ये परीक्षा, और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उन्हें भी हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में। पैटर्न कहने का मतलब है कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। आप देखते हैं कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इसमें शिक्षा मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ देखिए, मैं भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग बात करेंगे, जिससे क्या हो कि आप लोगों को भी समझ में आ सके और मैं भी बेहतर समझा पाऊँ। फिर आप देखते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम आपकी, और किस सीमा तक आप लोग दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, यानी कि कितने बार आप लोग ये पेपर दे सकते हैं, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, इसमें कितने तरह के पेपर होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चंस होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, मुख्य परीक्षा में क्या पैटर्न है, कितने नंबर का होता है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है। इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब आपको आराम से इस क्लास में मिल जाएंगे। बस आपको बड़े धैर्य के साथ इसे आराम से देखना है। और इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और बाद में बता भी दूंगा, अभी भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को हकीकत में निकालना है तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक्स पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही मालूम होना चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग किसी भी विद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अब स्नातक कहने का मतलब क्या है, आप देखते हैं कि 12वीं के बाद आप लोग बीए करते हैं, बीए करते हैं, समझ रहे हैं, बीएससी करते हैं, तो इतना आप लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस तरह की जो भी आपका समकक्ष जो भी स्नातक होती है उसे आप लोगों को पास होना चाहिए। ये तो मैंने उदाहरण के रूप में आपको बता दिया गया है, क्योंकि कई पूछते हैं कि स्नातक आखिर होता क्या है। तो जब आप लोग 12वीं के बाद बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, तो यही स्नातक कहलाने लगता है, ठीक है। और भारत का आप लोगों को नागरिक होना चाहिए, तो आप लोग इस पेपर को दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आप देखते हैं कि आप लोग 18 साल के हो जाते हैं तो आप लोग विधायक को भी चुनने लगते हैं, वोटर आईडी में आपका नाम भी जुड़ जाता है। आप लोग सरपंचों को भी चुनने लगते हैं, लोकसभा सदस्य को भी चुनने लगते हैं, और कई पेपर आप लोग डालते हैं जिनमें 18 साल एज मांगी जाती है मिनिमम। लेकिन इसमें क्या है, 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, तभी आप लोग इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बात करें सामान्य वर्ग के लिए तो 21 से 32 साल, यानी कि मिनिमम 21, न्यूनतम 21 और अधिकतम 32 साल। वहीं हम लोग अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 21 इसकी न्यूनतम रखी गई है और अधिकतम 35 साल तक आप लोग दे सकते हैं। वहीं हम लोग एसटी एससी की बात करें, एससी कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति, और एसटी कहने का मतलब है अनुसूचित जनजाति, तो इनके लिए 21 से 37 साल रखी गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि 21 साल के अगर ये लोग हो जाते हैं, इसमें से कोई भी इनका मतलब आप समझिए एसटी एससी का छात्र है, तो वो 21 साल का हो जाता है तो पेपर दे सकता है, सिलेक्शन ले सकता है, और ये 37 साल तक पेपर दे सकते हैं, ठीक है।
और याद रखिए इस तरह की छूट भी मिलती रहती है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अब बात आती है कि इसमें अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं, कितने बार आप लोग पेपर दे सकते हैं। और याद रखिए प्रीलिम्स अगर आप लोग पेपर में बैठ जाते हैं, यहाँ एक पॉइंट आप लोगों को बड़े ध्यान से रखना चाहिए। मान लीजिए कि आप लोगों ने आईएएस का फॉर्म डाल दिया है और अगर आप लोग पेपर नहीं देने जाते हैं तो ये अटेम्प्ट्स में नहीं जुड़ेगा, आपका जो आपकी प्रयास सीमा है उसमें गिनती नहीं होगी। अगर आप लोग पेपर देने जाते हैं और पेपर देते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। समझ में आया? तो इसमें आप लोग डरा मत करिएगा कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया आपका काउंट हो जाएगा अटेम्प्ट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल को कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 6 बार। 6 बार वो प्रीलिम्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिए ओबीसी को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। कितने? 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और एसटी एससी के लिए कोई सीमा नहीं है, जब तक कि उनकी एज नहीं हो जाती है, ओवर एज नहीं हो जाते हैं, तब तक वो लोग पेपर दे सकते हैं। लेकिन ओबीसी और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि किसी बच्चे की एज 21 साल है, तो वो 6 अटेम्प्ट्स देते देते 27 का हो जाता है, तो याद रखिए कि उसकी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एसटी एससी के लिए काफ़ी छूट मिली हुई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है इसका प्रारूप कैसा है परीक्षा का। तो आप सभी जानते हैं कि 3 चरणों में ये परीक्षा होती है, 3 स्टेज में ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाती है। कौन कौन से स्टेज हैं? एक तो आप देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आप लोग प्रिलिमिनरी परीक्षा कहते हैं, या जिसे आप लोग शॉर्ट में प्रीलिम्स कह देते हैं, प्री कह देते हैं। दूसरी आप देखते हैं दूसरा स्टेज मुख्य परीक्षा, जिसे आप लोग मेन परीक्षा कहते हैं। फिर आप देखते हैं साक्षात्कार, यानी कि जिसे आप लोग इंटरव्यू कहते हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फिर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे, और मुख्य परीक्षा निकाल लेते हैं तो आप लोग साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू देने जाते हैं। और याद रखिए मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू के नंबर ही आपकी फाइनल लिस्ट जो बनेगी मेरिट, इसी से बनेगी। ये प्रारंभिक परीक्षा केवल आपका एक पड़ाव है। आप सोचिए कि लाखों लोग भर देते हैं, तो उनकी छटनी करने के लिए जो अच्छे बच्चे हैं वो ही मुख्य परीक्षा लिखें, इसके लिए आपका प्रारंभिक परीक्षा रखा गया है। इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई महत्व नहीं रखते हैं। एक बात आप लोग साफ साफ याद रखिए। अब इसके फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की। तो आप देखेंगे इसमें 2 क्वेश्चंस पेपर होते हैं, एक तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। इसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट भी कह देते हैं, और इसे आप लोग क्या कह देते हैं, सीसेट भी कहते हैं। और याद रखिए सबसे पहले आपका यही होता है जीएस का। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें सिलेबस में पाठ्यक्रम क्या क्या है, इसे हम लोग अगली क्लास में विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को। कितना? 100 तो आपके पास क्वेश्चंस होंगे इस पेपर में, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। ये आप लोग विशेष तौर पर याद रखिए। और याद रखिए प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें कहने का मतलब है कि 33% अगर आपके नंबर आ जाते हैं प्रश्न पत्र सेकेंड में, तो आप पास मान लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा में पहुंचने का जो एक तरह से वो है, आप समझिए ये प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पहला होता है, इसी के आधार पर आप लोग पहुंच पाते हैं।
अगर प्रश्न पत्र सेकंड की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 80। ये भी आपका 200 नंबर का रहता है। इसके लिए भी आपके पास 2 घंटे का समय रहता है। अब बात आती है इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, तो बिल्कुल माइनस मार्किंग है। यानी कि यहाँ तुक्का आपका काम करने वाला नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये कि 100 क्वेश्चन से आप 100 ही लगा के चले आए तो आप लोग घाटी में रहेंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा विद्वान हो 100 क्वेश्चंस पूरे की पूरे 100 क्वेश्चंस किसी को आए, ये मुझे नहीं लगता है कि संभव आज तक हो पाया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ आप लोगों को अगर आप लोग एक क्वेश्चंस गलत कह देते हैं तो उसका आप लोगों को भुगतान भी करना होगा। कितना भुगतान करना होगा? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंक में से 1/3 अंक काटे जाएंगे। मान लीजिए कि आप लोगों ने 3 उत्तर गलत हो जाते हैं तो एक जो सही होगा वो उत्तर आपका काट लिया जाएगा। कहने का और भी अच्छे तरीके से बता देता हूं। मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं, ऐसा ना हो, मैं तो यही चाहता हूं। तो इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन से जो सही होगा उसे हटा दिया जाएगा, उसके अंक काट दिए जाएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चंस गलत करने का भुगतान आप लोगों को एक क्वेश्चन सही से भुगतना पड़ेगा। यहाँ एक और बात बता देता हूँ कि याद रखिएगा, अगर आप किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों में उसमें ना माइनस मार्किंग होगी, ना ही उसमें आप लोगों को कोई अंक मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी जो आंसर की आती है, आंसर शीट आती है, उसमें आप लोग मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस के आंसर नहीं लगाते हैं, खाली छोड़ देते हैं, जिनके आंसर आप लोगों को आ भी नहीं रहे हैं, तो उससे आप लोगों को ना तो फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर आप लोग गोला भर देते हैं, आंसर शीट में भर देते हैं उन्हें, और वो गलत रहते हैं, तो आप लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा सही क्वेश्चंस में। तो ये भी आप लोगों के मन में साफ साफ होना चाहिए। और आपको बता चुका हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये तो एक पड़ाव है मुख्य परीक्षा में पहुंचने का। वो भी पड़ाव आप देखेंगे कि पहले जो प्रश्न पत्र होता है वही पड़ाव है, दूसरा आप देखते हैं क्वालिफाइंग आपका होता है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, आप लोग की मुख्य प्रारंभिक परीक्षा आप लोग पास कर लेते हैं, पहला पड़ाव आप लोग पास कर लेते हैं, तो आप पहुंचेंगे मुख्य परीक्षा में, यानी कि लिखित परीक्षा में। यहाँ तो आप देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें विकल्प रहते हैं कि आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, इनमें से कौन सही है आप लोगों को गोला भरना होगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में आप लोगों को क्या करना होगा? लिखना होगा आंसर। कि मान लीजिए अगर उनने कह दिया कि अभी हाल ही में भारत और चाइना के बीच कुछ संबंध चर्चा में थे, इस पर आप लोगों को टिप्पणी करना है, तो आप लोगों को पूरा एक तरह से आप जानते हैं कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस लिखे भी हैं। समझ रहे हैं आप लोग यही लिख लिख कर तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतिहास में आप लोग क्वेश्चंस लिखते थे, उनके आंसर लिखते थे, तो उसी तरह की बात की जा रही है। तो मुख्य परीक्षा में कितने क्वेश्चंस होते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे पेपर फर्स्ट होगा। ये आपका कोई भी मातृभाषा हो, जैसे आप लोग देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं, इनमें से आप लोग कोई भी चुन सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग उत्तर प्रदेश, MP या आप लोग कहीं इस साइड से हैं, तो आप लोग अधिकतर लोग क्या चुनते हैं? हिंदी ही चुनते हैं। क्या चुनते हैं? हिंदी ही चुनते हैं। और तो ये 3 घंटे का रहेगा और 300 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा पेपर आपका, इसमें आप देखेंगे अंग्रेजी होगी, पेपर B कह देते हैं आप लोग। ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। फिर आप देखेंगे पेपर फर्स्ट, इसे आप देखेंगे निबंध कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से निबंध लिखते आए हैं,
लेकिन यहाँ हटके निबंध होता है। तो ये आपका 3 घंटे का रहेगा और 250 नंबर का रहेगा, जिसे आप लोग 250 नंबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पेपर सेकंड होगा, इसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट कहेंगे और 3 घंटे का होगा, 250 नंबर का होगा। इसका क्या पाठ्यक्रम है हम लोग आने वाली क्लासों में बहुत ही बारीक से हम लोग देख लेंगे। पेपर तीसरा सामान्य अध्ययन सेकंड कहलाएगा। ये 3 घंटे का रहेगा आपका, 250 नंबर का ये भी रहेगा। पेपर थर्ड सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, लेकिन इसे पेपर 4 कह देते हैं। तो याद रखिए ये 3 घंटे का रहेगा, 250 नंबर का रहेगा। पेपर 5 सामान्य अध्ययन, इसे क्या कहेंगे आप लोग? 4 सामान्य अध्ययन 4 चौथा पेपर, ये 3 घंटे का रहेगा और 250 नंबर का रहेगा। फिर आप देखते हैं कि आपका ऑप्शनल आता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपने कौन सा ऑप्शनल लिया हुआ है। कोई कहेगा हमने हिस्ट्री ली हुई है, कोई कहेगा हमने ज्योग्राफी ली हुई है। तो पेपर इसमें आप देखेंगे कि विकल्प 2 पेपर होंगे। विकल्पिक ऑप्शनल में एक पेपर आपका फर्स्ट होगा, ये 3 घंटे का रहेगा, 250 नंबर का रहेगा। दूसरा विकल्पिक पेपर होगा, ये भी 3 घंटे का रहेगा, 250 नंबर का रहेगा। यहाँ साफ बता दूं आप लोगों को, देखिए क्या देखना है आपको, ये आप लोगों को साफ साफ मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोग हिस्ट्री लेते हैं तो दोनों पेपर हिस्ट्री से ही होंगे। ऐसा नहीं कि एक पेपर आपका हिस्ट्री का हो गया, एक आपका जियोग्राफी का हो गया। नहीं, अगर ज्योग्राफी आप लोग ऑप्शनल में लेते हैं तो दोनों पेपर आपकी ज्योग्राफी के होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बता दूं कि जो पेपर ए बताया था मैंने हिंदी के लिए, या आप लोग जो 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं उनमें से एक चुन सकते हैं, उसमें होगा आपका। और पेपर बी जो इंग्लिश का होगा, ये आपका 300 नंबर के होंगे दोनों पेपर, लेकिन इन्हें क्वालिफाई रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि कम से कम 25% अंक आपको प्राप्त करना होगा। किसमें? पेपर अंग्रेजी का, इसमें भी आप लोगों को और पेपर फर्स्ट यानी कि ए, कोई भी भाषा हो, जैसे हिंदी ले लीजिए मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो इसमें से 300 में से आप लोगों को कितना 25% नंबर लाने होंगे, तो आप लोग पास हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? और याद रखिए यहां केवल आप लोगों को पास होना है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इनके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, ना तो पेपर ए के जुड़ेंगे और ना ही पेपर बी के जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में यहां से आपके नंबर जुड़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। इन 7 पेपरों के आपके नंबर जुड़ेंगे फाइनल किसमें? मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी। तो ये आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि फाइनल में आपका एक इंटरव्यू भी होता है। जब आप लोग लिखित परीक्षा दे दोगे और निकाल लोगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये 275 नंबर का रहेगा। टोटल ये 7 पेपर आपके 1750 नंबर के हो गए और इंटरव्यू 275, टोटल मिलाकर आपका 2025 हो जाता है। और इसमें आप लोग देखेंगे कि 2025 के हिसाब से इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको पद मिलेंगे। तो ये है आपकी कहानी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को विशेष तौर पर आप लोग देखते हैं कि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो पेपर फर्स्ट यानी कि निबंध पर आप लोग जोर देते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट पर आप लोग जोर देते हैं, सामान्य अध्ययन सेकंड पर भी, सामान्य अध्ययन थर्ड पर भी, सामान्य अध्ययन 4 पर भी, विकल्प ऑप्शनल पेपर पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। लेकिन इतना आप लोगों को अंग्रेजी और हिंदी कर लेनी चाहिए। जो भी आपके पेपर हैं इसमें अंग्रेजी तो आपकी अनिवार्य है कि इसमें पासिंग आप लोग कर लें, कम से कम क्वालिफाई तो कर लें। अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे जाने का मतलब क्या रहेगा? जा ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्हें आप लोग कम ना समझें, कम से कम आप लोग क्वालिफाई करने लायक जरूर पहुंच जाएं। इसी तरह आप लोग फर्स्ट पेपर में देख लीजिए, यहाँ
प्रारंभिक परीक्षा में मान लीजिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर में आपके 200 में से 190 को 90 नंबर सही हैं, ठीक है, और दूसरे पेपर में आपके 33% नंबर नहीं ला पाए, तो फिर आप लोग मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी आप लोगों को विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। तो दोनों जगह आप लोगों को थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा कि आप कहीं पर कमी ना रह जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्हें आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। 2025 जिसे आप लोग 2025 भी कह सकते हैं। तो ये कहानी है आपकी। आगे हम लोग क्या करेंगे, मिलते हैं किसमें, प्रारंभिक परीक्षा की पाठ्यक्रम में, जिन्हें आप लोग सिलेबस भी कह देते हैं। और याद रखा करिएगा, कभी भी कोई भी परीक्षा हो, समझ रहे हैं आप लोग, उसका पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, पुराने क्वेश्चंस पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास रहता है तो आप बेहतर स्थिति में पहुंच पाते हैं, और अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है। कम से कम आप लोग इकट्ठा करके अपने पास रखा करिएगा, टेबल पर आपके पास होना चाहिए। आजकल तो आप लोगों के पास स्मार्टफोन भी है, तो उसमें भी आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं, वो आराम से बैठे बैठे देखते रहें। जब भी टाइम मिलता है आराम से देखा करिएगा। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं आगे किसमें, प्रारंभिक परीक्षा की पाठ्यक्रम के बारे में, कि आखिर आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है आगे चल के। ठीक है।